नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि फिरोजाबाद में पीड़ित क्यों पहुंची अपने ससुराल, बदायूं में कहां हुई चोरी और अंबेडकर नगर में चोरों ने कौन सी घटना को दिया अंजाम। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पे। फिरोजाबाद में सुबह से ससुराल के दरवाजे पर बैठी है विवाहिता। ससुराली जनों ने नहीं खोला दरवाजा। शिकोहाबाद निवासी महिला की शादी 3 साल पहले थाना नारकी क्षेत्र के गांव गढ़ी श्री राम में हुई थी। मासूम बच्चे के साथ ससुराल के दरवाजे पर बैठी विवाहिता का आरोप है कि 2 वर्ष पूर्व उसके पति उसे मायके छोड़ आए थे। कई बार बुलावा भेजने के बावजूद भी पति उसे बुलाने नहीं पहुंचा, तो आज वह बच्चों के साथ ससुराल पहुंची। ससुराल का दरवाजा न खोलने पर पीड़ित महिला ने पुलिस में गुहार लगाई है। वहीं ससुराली जनों के मुताबिक उनकी पुत्र वधू पर आए दिन आत्महत्या कर लेने की धमकी देते हैं। आज अपनी ससुराल में आप लोग आए हो, तो ये पूरा क्या मामला है? दिवाली की दौड़ पे मेरे हस्बैंड ने मुझको छोड़ा मेरे मायके, बोले कि 2 दिन बाद लेने आऊँगा। उसके बाद लेने नहीं गए। फिर मैंने कॉल वगैरह की तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया, ब्लॉक कर दिया नंबर। उसके बाद 6 महीने हो गए हैं मुझे। 6 महीने के बाद आज मैं अपनी ससुराल में आई हूँ उनका वेट कर करके, और सुबह 7 बजे से आई हूँ। अभी तक ना मैंने कुछ खाया है, पानी तो मैंने पी लिया, और अभी तक इन लोगों ने अंदर से गेट नहीं खोला है। कारण क्या है? ये लोग आपको क्यों नहीं लेवाने गए? क्या कारण है और क्यों नहीं गेट खोल रहे हैं? कोई कारण तो होगा। उनकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। उनका अफेयर है किसी और लड़की के साथ, और वो उससे ही शादी करना चाह रहे हैं, इसलिए वो मुझे यहाँ नहीं रखना चाह रहे। आपने इसकी शिकायत थाना परिसर में की क्या? हाँ, क्या कार्रवाई का आदेश दिया गया? कई बार की गई है, लेकिन कुछ नहीं होता वहाँ पे। क्या कह देते हैं? ऐसे ही टाल दिया जाता है। कुछ तो कहते होंगे। आप महिला थाने गए इस मामले को लेके? नहीं, अभी। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह गाँव बताओ। गाँव ये क्या पूरा मामला घटना बताइए, क्या है पूरी? घटना ये है कहा है जिन आप में बोलने होता है। और जो मुख्य बात ये है, लड़की चाहती थी और वहाँ शादी नहीं की है, ताकि पीछे है लड़की आँच भी लगाती है, फांसी फंदे देती है। आपकी बहू सुबह से घर के बाहर खड़ी है, आपने उसे अंदर क्यों नहीं लिया? क्या कारण है, क्यों नहीं लिया अंदर उसे? आँच लगाती उसमें जलेगा कौन? जेल कौन जाएगा? अच्छा, आत्महत्या करने की धमकी देती हैं आपको यहाँ? रखाना मुझे रखाएगा कौन मेरे यहाँ? फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर अहिरोली थाना क्षेत्र के तिवारीपुर के पास चोरों चक्कों ने घटना को अंजाम दिया। मजौरा रोड तिवारीपुर गांव स्थित एक व्यक्ति का 3 अज्ञात व्यक्तियों ने छीनी बाइक और लैपटॉप छीनने के बाद उस व्यक्ति को गड्ढे में धक्का देकर भागे बदमाश। भैया नंसा क्या नाम है? वीरेंद्र पांडे। गाड़ी का नंबर? यार ब्राह्मण होके यार 3 लोग पहले रुका रहे हैं, सीधा गाड़ी चढ़ा देते हैं। 42 23 47। अरे वो जौन हुए सब 23 47। जी सर, और जियो कंपनी का राउटर भी है, मैं टावर से काम करके आ रहा हूँ सर। तो ये आप तिवारीपुर वाले रोड पे मतलब कितने लोग थे आपको जो छीने बाइक? 3 लोग थे एक ही बाइक पे। और किस तरफ गए हैं? इसी तरफ गया उधर। अच्छा, सैनपुर में जोड़ा मिल की तरफ। ठीक। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं की वजीरगंज थाना क्षेत्र के सीएचसी सैदपुर में तैनात फार्मासिस्ट ब्रजेश कुमार की सरकारी आवास से दिन दहाड़े 300.30 ग्राम सोना व 1 किलो 300 ग्राम चांदी लेकर अज्ञात चोर हुए फरार। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। बदायूं से सीनू संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में दोघड़ थाना क्षेत्र के टीकरी कस्बे में जमीन के बंटवारे को लेकर 2 भाइयों में विवाद चल रहा था। देर रात ये विवाद इतना बड़ा कि दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। छोटे भाई देव कल्याण उर्फ लालू ने अपने बड़े भाई नरेश की गोली मारकर हत्या कर दी, तो नरेश ने भी अपने भाई पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घर के निचले हिस्से में मौजूद बड़ा भाई महेश कुमार गोली चलने की आवाज सुनकर ऊपर बने कमरे में पहुंचा, तो वहां नरेश जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़ा था। आरोपी भाई अपने भाई के मौके पर ही पहुंचे ही वहां से भाग गया। घटना की जानकारी उसने पुलिस को रात में ही दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तना मर्डर हुआ, क्या कारण है और किसने किया?
ये थाना दोगढ़ क्षेत्र में टिकरी गांव की घटना है, जहां पर आज देर रात्रि में ये 3 भाई रहा करते थे, महेश, नरेश और देव कल्याण उर्फ लालू। यहाँ पर 2 भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ, नरेश में और देव कल्याण में। नरेश ने देव कल्याण के ऊपर धारदार हथियार से वार किया, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद देव कल्याण ने तमंचे से फायर कर दिया नरेश के ऊपर, और जिससे नरेश की मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कराने डेड बॉडी को भिजवा दिया गया है। जो हमलावर था नरेश, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर लिया गया है। शेष आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके बीच रिलेशन क्या है, आरोपी और मृतक के बीच? ये तीनों सगे भाई थे, यानी जो मृतक है और हमलावर हैं, घायल भी है, दोनों सगे भाई हैं। ये नरेश और जो देव कल्याण थे, दोनों सगे भाई थे, और घर में ही, घर के अंदर ही घटना हुई है। घटना में तीनों भाई मौजूद थे, तीनों में विवाद हुआ आपस में? हाँ जी, जो इनका तीसरा भाई था महेश, वो नीचे था और ये दोनों ऊपर थे। दोनों के बीच, नरेश और देव कल्याण के बीच विवाद हुआ था। बागपत से सी न्यूज़ संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी मिशन के अंतर्गत जो 8 गांव हैं, सिलाना क्लस्टर उसका नाम है, उसमें 28 स्वयं सहायता समूह जो ग्रुप है, बहनों का उनकी आमदनी बढ़े, ग्राम समाज का भला हो, हम सब लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हुए ये जो ट्रैक्टर के छोटे ट्रैक्टर हैं जो गांव में कूड़ा साफ करेंगे, सफाई ले लिए काम आएंगे। जो बड़े ट्रैक्टर हैं ये लोगों की खेती की जुताई के लिए काम आएंगे, इसको किराए पर दे सकते हैं। जो आमदनी होगी, स्वयं सहायता समूह की आमदनी बढ़ेगी, बहनों की आमदनी बढ़ेगी, वो आत्मनिर्भर बनेगी, उनकी ताकत बढ़ेगी। रमाड़ा में एक मास्टर है, रिटायर्ड, नाम नहीं बताता। वो मास्टर ये कहता है, भाई कोई उसे बोला पुल बन रहा, नहीं पुल नहीं बन रहा। कहता नहीं आप जाके देखो। कहता मैं पुल से उतर कर हरियाणा में चला भी जाऊंगा तब भी नहीं कहूँ मन्नू पुल बन गया। आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं, सोशल मीडिया पर चवन्नी छाप लोग हैं, कुछ भी लिखते हैं, हमने पुल बनवा दिया, पुल बनवा रहे, ये करवा रहे, बड़े बड़े को कर रहे। भाई आप सबको मालूम है पुल किसने बनवाया भाई? लेकिन ये ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया को मालूम है, भगवान भी तो देखता है। मैं तो इतना मानता हूँ भाई, जो झूठ बोलता है अगले जन्म में आदमी तो बने नहीं। भाई जीभ किसको दी? आदमी को दी। अरे आदमी जीभ से झूठ बोले तो अगले जन्म में जीभ कटने वाली, वो जीभ ऐसी रहेगी कि बोलना ही नहीं, अगले जन्म में गूंगा रहेगा। आपने कहा था। तो मेरा निवेदन ये है। बागपत से सी न्यूज़ संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। आज एक बार फिर से विद्युत विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। आज रिजवान अली पुत्र असद अली निवासी हाथी खाना अलीगंज बांदा ने पुनः जिलाधिकारी से बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के साथ साथ उक्त कर्मचारी द्वारा फर्जी बिजली चोरी का मुकदमा लिखाए जाने से बचाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? रिजवान अली। कहाँ रहते हैं? बाबूलाल चौराहा, हाथी खाना बांधा। आज यहाँ डीएम साहब के यहाँ किस समस्या को लेके आए हैं? मैंने डीएम साहब को 8 चौथे महीने में मैंने ज्ञापन दिया था। डीएम साहब को शिकायत मैंने दर्ज कराई थी, जिसमें से कहा करते उसमें कोई सुनवाई नहीं है, इनके कुछ अधिकारी जांच को रोके हुए हैं। और जो उसमें से मेरे पास आता है शाम के 5 बजे मुझको धमकी देता है कि मैं तुम्हारी अवैध जो है कटिया फांस के तुम्हें अंदर का करा दूंगा और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। किस विभाग की शिकायत आपने डीएम साहब से की थी? ये पीली कोठी बिजली विभाग के एहसानुज्जमा। तो कौन हैं जो आपको धमकी देते हैं? कौन कह रहे हैं कि आपसे कि कटिया डाल के आपको फंसा देंगे? उनका क्या नाम वगैरह कुछ जानते हैं आप? उनका नाम एहसान है। एहसान जो है भक्त जो है तुरंत रिश्वत लेता है, उसमें उसको कोई भय नहीं है, और जिस विभाग की वो नौकरी करता है उसी विभाग को गाली बकता है। उसका वीडियो भी मेरे पास है, और जहां वो रिश्वत ले रहा है वहाँ बैठ के ऑफिस में वो भी मेरे पास वीडियो है, और अवैध तरह से जाते हैं तो गाली गुप्तार से बातें करता है। गाली गुप्तार का ही वीडियो मेरे पास है। अच्छा, ये वीडियो अभी आपके पास मौके पे उपलब्ध है? मौके पे मेरे पास है। डीएम साहब के यहाँ आपने अप्रैल में शिकायत की, उसकी कोई कार्रवाई नहीं? उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं एक बार फिर पेश होने आया हूँ कि श्रीमान मेरा जो है बड़ा परेशान हूँ। दबंग लोग हैं, मुझको परेशान करते हैं, मुझे धमकी देते हैं कि मैं पीली कोठी का बाबू हूँ, मैं तुम्हें फंसा दूंगा। और मेरे घर में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, और मुझे परेशान किया जा रहा है। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
पूरा मामला बांदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय का है, जहां पर बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुलर नाका की रहने वाली सलीमा बेगम पत्नी स्वर्गीय अजमत अली ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया है और बताया है कि उनके 2 लड़के हैं, जिसमें एक इशरत अली और दूसरा मुशर्रफ अली। जो दूसरा लड़का मुशर्रफ अली है वह उनके साथ किराए पर रहता है और बड़ा बेटा इशरत अली मकान को हड़पना चाहता है और गुंडों को बुलाकर आए दिन झगड़ा फसाद करता है। वहीं पीड़िता ने मुकदमा लिखकर गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। कहाँ रहते हैं? गुलर नाका। आज किस लिए आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारी कहीं से सुनवाई नहीं होती है, हमको लड़के आके धमकी देते हैं, मारते हैं। कौन लोग? बड़ा लड़का हमारा इस्मत अली, हमारी ये दोनों नात में हैं। आपके बड़े लड़के? हाँ। आकर के? अच्छा, क्या नाम है उनका? आलिया बेगम। आलिया बेगम। आलिया बेगम, इस्मत अली और सारा आसिफ अली। इन्होंने हमको मारा है, बाल पकड़ के हम बेहोश हो गए। ये लड़की हमारी दोनों लगी, इनको आपने FIR नहीं किया? हाँ, जब होश आया अस्पताल ले गए, उनको भी बंद करवा दिया, उनकी पकड़ा दिया, उनको भी। अच्छा। उनको भी पकड़ा दिया धर के। जो मेरे हमदर्दी खो गए थे उनको भी पकड़ा दिया धर के। और मेरे साथ कोई कुछ नहीं कर पाया। पुलिस खड़ी रही वहीं मर्दना की चौकी की। अच्छा, मर्दना की चौकी इंचार्ज भी वहीं खड़े थे? हाँ, कोई मदद नहीं की, उन्होंने देखते रहे सब। तो आपने उनसे शिकायत की है? कोई शिकायत में नहीं सुनते हैं हमारी। सबसे कहा कुछ नहीं सुना। एक तो आली भी गए। आज कहाँ पे आई थी आप? आज हम एसपी साहब के पास आए थे कि हम यहाँ भी दरखास्त डालें। 5 साल में मैं 2 दफ़े पहले भी डाल चुकी, आज भी डालने आई नहीं। अभी मुझको धमकी देते हैं कि मैंने ये टेलर दिया, अभी जान से ख़त्म कर दूंगा मैं। अच्छा, आपके लड़के हैं वो? हाँ, अब मैं बताइए कहाँ जाऊँ। एक लड़का है छोटा, वो अलग रहता है, अपने बाल बच्चे पालता है। हम लोग की सरकार भी मेरी मदद करता है हर तरीके। बांदा से सीनू संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। बता दें कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक बुंदेलखंड बदहाली की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। एक समय था जब बुंदेलखंड को वीरों की भूमि कहा जाता था, लेकिन आज उसी बुंदेलखंड में भुखमरी, बेरोजगारी एवं शिक्षा अभिशाप बना है। बुंदेलखंड में आय के पर्याप्त साधन होने के बावजूद बुंदेलखंड की स्थिति बदहाल है, क्योंकि बुंदेलखंड को सिर्फ लूटा जा रहा है। बुंदेलखंड के मोरम, गिट्टी, लाल पत्थर, हीरा एवं जंगल से कीमती लकड़ियों को साफ किया जा रहा है, जिससे आज बुंदेलखंड के लोग प्यासे मर रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? जी, प्रशांत तिवारी। कहाँ से आप लोग आए? हम लोग बांदा से बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना से। किस तरह की मांग लेकर के? हमारी मांग है, पहली मांग है कि बक्सोहा के जंगल को बचाना है, बुंदेलखंड राज्य बनाना है। और आज हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी की पुण्यतिथि भी है, जिसमें हम लोगों ने सबने DM साहब को ज्ञापन दिया है कि जिससे हमारी मांग राष्ट्रपति महामहिम तक पहुँच सके, जिससे हमारी सारी मांगें पूरी हो सके। हमें भीख नहीं, अधिकार चाहिए, बुंदेलखंड राज चाहिए। बांदा से सीनू संवाददाता नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद में 3 नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों ने शुक्रवार करीब 12:30 बजे पद व गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान प्राइमरी स्कूल मसूदपुर से रशीद अहमद व राम जानकी मंदिर, कस्बा कोयरी से अनिल कसौधन व जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज मुबारकपुर कुदरतुल्ला से सरिता चौहान को प्रधान पद की शपथ दिलाई गई। बताते चले कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देशों का पालन कर शुक्रवार को शेड्यूल के अनुसार वर्चुअली माध्यम से ग्राम प्रधानों को शपथ दिलाई गई। आज मनिहारी ब्लॉक के लगभग 57 ग्राम प्रधानों को शपथ ग्रहण कराई गई है। शपथ ग्रहण समारोह में तीनों जगह पर क्षेत्रीय लोग काफी संख्या में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानों को माला पहनाकर बधाई दी गई। प्रधान जी, आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है श्री जवाहरलाल नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में, क्या कहेंगे इसको लेकर? जिस तरह से हमारी ग्राम सभा मुबारकपुर की जनता ने प्रधान सरिता चौहान को विजय घोषित किया है, जिस उत्साह से कि मतलब हमारे गांव के लिए विकास और हमारे दुख सुख में रहने के लिए आवास, शौचालय, गली, नालियाँ, सड़कें, जितनी भी सरकारी योजनाएं, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, नल की व्यवस्था कराना, स्वच्छ जल की उपलब्धि के लिए मतलब सहयोग करना
जितनी भी मतलब जितने भी मतलब राज्य सरकार की मतलब योजनाएं रहेंगी उसको मैं सही तरीके से सुचारू रूप से गांव सभा के लिए मतलब तत्पर होकर के करवाऊंगा। गाजीपुर से कैमरा पर्सन कासिम रजा के साथ हसन खान की रिपोर्ट। गोंडा जिले के तरफगंज थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक विशेष समुदाय के प्रधान ने प्रधान बनते ही आतंक मचा दिया और गांव के एक ब्राह्मण परिवार की लड़की से छेड़खानी की व जमीन कब्जा करने की नीयत से 20 वर्ष से ऊपर रखा छप्पर उजाड़ दिया। रोकने पर परिवार के मुखिया को दौड़ा कर पीटा। पुलिस तहरीर लेकर मुखदर्शक बनी रही और बड़ी घटना का इंतजार करती रही, जबकि दबंग ग्राम प्रधान अपने मलीम मददगारों के साथ मिलकर पूरे परिवार को जान से मारने व गांव से निकल जाने की धमकी देता रहा। क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ। कहाँ के निवासी हैं? भटपुरवासी। थाना क्या है? तरफगंज। जनपद? गोंडा। ये बताइए, मामला हुआ है, क्या मामला हुआ है आपके साथ? हमारे साथ मामला ऐसा हुआ कि हमारे दरवाजे पे पुलिस वाले पहुंचे, हमसे बोले कि तुम चलो थाने पर बड़े साहब बुलाए हैं। और तो हमारे लड़के हम दोनों ने कपड़ा पहन के निकले। प्रधान जी के दरवाजे से हमारा रास्ता है। वहाँ जब हम पहुँचे तो राजू प्रधान, अनुगुल खाम, सारे लोग वहाँ बैठे थे। तो जब वहाँ हम पहुँच गए तो इन लोगों ने हमारे बच्चे को मारने पीटने लगे, हमको भी उठा के पटक दिए और हमने हल्ला किया तो हमारी लड़की भी आई। जब लड़की आई तो उसको पकड़ के उसके साथ छेड़छाड़ लोगों ने किए। उसके बाद में घर वाले आए, तब तक असलाह लेकर मुझे दौड़ाए तो हमने गिरे, बेहोश हो गए। हो जाने के बाद में मारने पीटने के इन लोगों को धमकी दिए। फिर पहुंच के हमारा छप्पड़ भी नोच दिए, थुनिया भी तोड़ दिए, सारी प्रक्रिया किए। उसके बाद में हमारे लड़के ने जो है थाने को सूचना दिए। थाने वाले आए तो हमको उठा के लेकर अस्पताल गए। वहाँ मेरी इलाज होने लगी। वहाँ से डॉक्टर साहब ने हमको रिफ़र कर दिया गोंडा। जब मैं गोंडा पहुँचे तो वहाँ डॉक्टर साहब ने देखा मेरा कागज़ तो बोले कि कोई रेफ़र का कागज़ नहीं है, आप अपने घर जाइए। हम उसके बाद में थाने पे गए, 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं। पुलिस वाले ने हमारे कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पैसा ले करके उन लोगों का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा कोई व्यवस्था नहीं है, ना हमारा कोई अस्पताल में। 300 घर के मुस्लिम आबादी है, वो हमसे घर से उजाड़ना चाहते हैं। बोलते हैं तुमको दाग देंगे, मार डालेंगे, कि नहीं यहाँ से छोड़ के तुम लोग चले जाओ। इसलिए गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। ललितपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण तहसील मड़ावरा के गांव रनगांव में सालों से बेकार पड़ी बिजली व्यवस्था अब भी ठीक नहीं हो सकी है। रनगांव में समस्याओं के क्रम में ट्रांसफार्मर जल जाना, केबल में फॉल्ट होना, फेस जल जाना, तार टूट जाना, डबल फेस हो जाना जैसे कोई न कोई समस्या आती रहती है, जिससे लोगों को बिजली सुचारू रूप से नहीं मिल पाती है। किस गाँव से हैं आप लोग? मैं रनगांव से हूँ सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश नारायण हरबाग। आप लोगों ने बताया है कि आपके गांव में बिजली नहीं आ रही है, आपके मोहल्ले में। पूरा मामला क्या है, बताएं विस्तार से। पूरा मामला ये है, सन 2012 में यहाँ लाइट लगाई गई थी तो उसके खम्भों पे से लाइट कटी हुई है, चूँकि वो जा नहीं रही है। बिल चूँकि बराबर आ रहा है, लाइट आती है 4 दिन में ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों के यहाँ बिल जो बराबर आ, इसलिए बिल माफ़ करने की व्यवस्था बनाई जाए। बिजली खराब है, आ नहीं रही है। आप बताएं क्या समस्या है बिजली की? समस्या ये है कि जब से लाइट लगी है तो लाइट नहीं आ रही है, सुधर भी जाती है तो कभी 2-4 दिन आएगी फिर चली जाएगी। कोई समस्या का हल ही नहीं हो रहा है। कम से कम इसको 5-7 साल परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है। क्या मामला है आपके मोहल्ले में? हमारे मोहल्ले में ये मामला है कि जब से ये केबल लाइन डली है तब से लेके अब तक इसमें 1 हफ्ते पूरी तरह से लाइट नहीं चली है। हम लोग इस लाइट से बहुत परेशान हैं। ये लगता है जैसे हम लालटेन में फिर से आ गए हैं। 1 महीने में हम लोगों का लगभग 4 लीटर तो तेल जलना ही जलना है, केवल लालटेन उसमें। लेकिन मिट्टी का तेल तो सरकार दे भी नहीं रही है आजकल। भैया बाजार से लेना पड़ता है, मजदूरी करते हैं, बाजार से लेते हैं, क्या करें, मजबूरी है। कौन सा मोहल्ला है आपका? हमारा भैया हरजन मोहल्ला है, रविदास मंदिर के पास रनगांव बस्ती है ये। गाँव रनगांव? हाँ रनगांव। तो अभी कब से लाइट नहीं आ रही है? अभी कम से कम 1 हफ्ता हो गया है, ये लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता कोमल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।